नमस्कार। आप देख रहे हैं रसायन गंगा का यूट्यूब चैनल। मैं हरीश चंद्र यादव स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे चैनल पर। आप देख रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स का सेशन। शुरुआत हो चुकी है थर्मोडायनेमिक्स की। इसके पहले भी आपने कई वीडियो को देख चुके हैं जिसमें थर्मोडायनेमिक्स को अच्छे से डिटेल किया गया। आज फिर बारी है उसी को आगे बढ़ाने का। थर्मोडायनेमिक्स में आज हम देखेंगे एंथैल्पी चेंजिंग। वैसे इसके पहले आपने इंटरनल एनर्जी पढ़ा, एंथैल्पी पढ़ा, आपको सारी बातें पता चल गई। एंथैल्पी क्या है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, बाकी सिस्टम के बारे में पढ़ा, सराउंडिंग के बारे में पढ़ा। अब उसी को हम आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाने पर आपको एंथैल्पी आज फिर से बताया जाएगा। फिर से मतलब थोड़ा सा उसमें और आगे एंथैल्पी चेंजिंग कैसे होती है रिएक्शन के बीच में, इसे हम पढ़ेंगे। और एंथैल्पी चेंजिंग के बाद रिएक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, कैसे हम किसी थर्मोकेमिकल रिएक्शन की पहचान करते हैं, कैसे उसके ऊर्जाओं के बीच का अंतर निकालते हैं, ये सब पढ़ेंगे इसी में, एंथैल्पी चेंजिंग में या एंथैल्पी रिएक्शन में, जो भी आप कहेंगे देखेंगे। जैसे एंथैल्पी हम लिख देते हैं, आज की मुख्य हेडिंग होगी एंथैल्पी चेंजिंग या एंथैल्पी रिएक्शन कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एंथैल्पी रिएक्शन ही कह दें। एंथैल्पी रिएक्शन यानी कि रिएक्शन की एंथैल्पी क्या होती है। तो आपको पता है पहले रिएक्शन क्या होता है। रिएक्शन का मतलब जब एक तरफ रिएक्टेंट हो, दूसरी तरफ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता हो। जैसे एग्जाम्पल के रूप में कहें, यहाँ पर C+O2 दिया जाए और एक गिव्स आउट कर दिया जाए CO2। देखिए, इसका स्टेट होगा सॉलिड, इसका स्टेट होगा गैस और इसका स्टेट होगा गैस। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, आपको रिएक्शन एंथैल्पी समझ में आ जाएगी कि C+ जो O2 होता है ये रिएक्टेंट का पार्ट है। ये जो पार्ट है वो है रिएक्टेंट का, बाकी जो CO2 बना है ये है प्रोडक्ट का भाग। अब ये रिएक्टेंट हो गया, इधर का भाग प्रोडक्ट हो गया। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में भी कुछ एंथैल्पी चेंजिंग होती है। मतलब C+O2 को शुरुआत में अगर देखा जाए बनने में कुछ ऊर्जा लगी होगी, कुछ एंथैल्पी चेंजिंग हुई होगी। चाहे ये जो C देख रहे हैं किसी कह सकते हैं फेज से बदल करके इस फेज में आया हो, ऑक्सीजन किसी के द्वारा निर्मित होकर के O2 गैस फॉर्म में आया हो, उसके बाद ये दोनों मिले होंगे, फिर जा कर के CO2 बना होगा। तो प्रोडक्ट के बनने में भी कुछ एंथैल्पी लगी होगी, यानी कि दोनों के बीच का जो अंतर आएगा उसे हम एंथैल्पी रिएक्शन कह सकते हैं। एंथैल्पी का मतलब वैसे ही बताया गया, ये कंप्लीट जो ऊष्मा होती है, पूरी ऊष्मा होती है किसी रिएक्शन की, किसी पदार्थ की जो पूरी ऊष्मा होती है बनने में, वही उसकी एंथैल्पी होती है। यहाँ पर जब भी आप एंथैल्पी निकालेंगे तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का अंतर निकालेंगे, और बीच के अंतर का मतलब कि अंतर एंथैल्पियों का निकालेंगे कि प्रोडक्ट की क्या एंथैल्पी थी और रिएक्टेंट की क्या एंथैल्पी थी। इसके लिए आप ऐसे कर सकते हैं कि प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस जितना भी हो, प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी करेंगे तो ये एंथैल्पी रिएक्शन निकल जाएगा। यानी कह सकते हैं, इसको अगर नोट करने की बात करें तो आप कह सकते हैं डेल्टा H, और यहाँ पर चूँकि रिएक्शन एंथैल्पी आपने लिखा है तो डेल्टा RH, इसे से आप डोनेट करेंगे, इसी को कहते हैं रिएक्शन एंथैल्पी। अगर इसके फार्मूले की बात करें, कैसे फार्मूला निकालेंगे, तो इधर का टोटल योग कर दीजिए, प्रोडक्ट में कितना एंथैल्पी है और रिएक्टेंट की कितनी एंथैल्पी है, दोनों का अंतर करेंगे। निकालना चाहें तो इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, डेल्टा RH एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हो सकता है, ये सम कर दीजिए, ऐड कर देते हैं, प्रोडक्ट की एंथैल्पी को ऐड कर देते हैं I। यहाँ पर हम AI कर सकते हैं। AI का मतलब होगा कि मोलर एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, टोटल जितना मोलर एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट हो गया। और यहाँ पर माइनस कर देते हैं, माइनस कर देंगे यहाँ पर सिग्मा I, यहाँ पर BI कर सकते हैं ये, और यहाँ पर प्रोडक्ट हो ही गया है, यहाँ पर आगे लिख देंगे रिएक्टेंट। ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट आप भी उसे इसको हम समझाते हैं।
ये फार्मूला होता है किसी के रिएक्शन एंथैल्पी को निकालने का। यहाँ पर जो आपको सिग्मा दिखाई दे रहा है, सिग्मा का मतलब होता है योग। अब योग में C भी है और O2 भी है, ऑक्सीजन है और कार्बन, दोनों का जो एंथैल्पी होता है उसका योग होगा। तो ये तो रिएक्टेंट की बात होगी। जब प्रोडक्ट की बात करेंगे तो प्रोडक्ट में भी सिग्मा लगा दिया गया है। सिग्मा का मतलब CO2 का टोटल, CO2 का टोटल जो एंथैल्पी होता है इसे लिखेंगे, माइनस करेंगे, ये रिएक्टेंट की एंथैल्पी का योग है, C + O2 दोनों का योग होगा ये। यहाँ पर जो आपको AI और BI दे रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं AI और ये BI, इसका मतलब होता है स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। हम लिख देते हैं ये A दिया गया है, A का मतलब यहाँ पर है, A प्रोडक्ट के अंतर्गत आया है, यहाँ लिखेंगे स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ, ए की बात है, ए यहाँ पर प्रोडक्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट, और यहाँ पर BI जो है वो हो जाएगा स्टाइकियोमेट्रिक, यही बात, कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा, ये स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता क्या है? अब क्रिया को जब बैलेंस करने होते हमें, जब भी आप क्रिया को बैलेंस करते हैं तो अब क्रिया को बैलेंस करने में कुछ अंकों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एग्जाम्पल में देखा जाए, यहाँ पर अगर हम N2 + 3H2 गिव्स आउट, यहाँ पर 2NH3 कर देते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, इसी को बोलते हैं स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये अपक्रिया को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं, मतलब गुणांक हैं ये। बगैर इनके अपक्रिया बैलेंस नहीं होगा। 3 को हटा दें या 2 को हटा दें तो अपक्रिया बैलेंस नहीं होगी। तो अपक्रिया को बैलेंस करने के लिए जो अंक आते हैं वही स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं। उनका भी रोल होता है, चूँकि अपक्रिया को बैलेंस करेंगे उस दौरान प्रोडक्ट और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, उसमें जो एंथैल्पी चेंजिंग होगी हम उसे ΔRH से मतलब प्रदर्शित करते हुए निकाल सकते हैं। ये होता है। अब बात यहाँ पर यह है कि जो आप एंथैल्पी रिएक्शन निकाल रहे हैं इसका प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ता है। जैसे अभी ये तो बहुत जनरल सा एग्जाम्पल था, हम ऐसे इसको निकाल लेते हैं। स्टैंडर्ड भी होता है, जैसे यहाँ पर कोई भी परिस्थिति तय नहीं की गई है, विदाउट एनी कंडीशन रिएक्शन को फॉरवर्ड कर दिया गया है। जैसे ना तो हमने यहाँ पर ये बताया कि किस टेम्परेचर पर हो रहा है, किस प्रेशर पर हो रहा है, ना तो यहाँ पर किसी टेम्परेचर की बात हुई, ना तो किसी प्रेशर की बात हुई है। इसलिए बिल्कुल ये सिंपल सा रिएक्शन है, बिल्कुल कह सकते हैं एकदम प्लेन रिएक्शन है, इस पर कुछ भी नहीं लगाया गया है, कोई भी कह सकते हैं प्रेशर और टेम्परेचर का प्रभाव ही नहीं डाला गया है। जब ये किसी प्रभाव के अंतर्गत होते हैं तब यहाँ पर ये स्टैंडर्ड हो जाता है। अब ये विदाउट स्टैंडर्ड है, ये केवल एक कह सकते हैं एक नॉमिनल सा रिएक्शन है, एक नॉमिनल सा एंथैल्पी चेंजिंग है जो हर किसी रिएक्शन में हो सकती है। और ये हमें पता चलता है कि इन दोनों के बीच में अंतर कितना है। जैसे ये ऐसा बताने का केवल मतलब इतना है कि अब क्रिया कोई भी होती उसमें 2 क्रियाएं संभव हो सकती हैं। पहला, या तो ऊष्मा ग्रहण करेगी या तो ऊष्मा उत्पन्न करेगी। यहाँ पर मतलब एक या तो ये इंडोथर्मिक हो सकता है, या तो ये इंडोथर्मिक हो सकता है, या ये एक्जोथर्मिक हो सकता है, क्योंकि दो में से कोई तो एक होगा ही। तो इंडोथर्मिक और एक्जोथर्मिक मतलब कहने का है कि हमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पढ़ने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। आखिरकार इसका थर्मोकेमिस्ट्री में या थर्मोडायनामिक्स में रोल क्या है? तो रोल ये है कि कोई भी रिएक्शन यदि कंप्लीट होता है तो 2 तरीके से हो सकता है। पहला, या तो वो इंडोथर्मिक होगा, ऊष्मा शोषी होगा, या हो सकता है ऊष्मा छेपी हो, मतलब ऊष्मा की उसको ज़रूरत ही ना हो, ऊष्मा बाहर पहले से निकल जाती हो कंप्लीट होने के बाद। तो इंडोथर्मिक और एक्जोथर्मिक मुख्य यही है। इंडोथर्मिक और एक्जोथर्मिक की पहचान और रिएक्शन किस प्रकार का होने वाला, पता चले कि कैल्शियम ऑक्साइड है, उसको पानी में डालना है और पानी में डाल करके उसको हम गर्म करें, क्या ज़रूरत है गर्म करने की? जब वैसे ही वो एक्जोथर्मिक रिएक्शन देता है, ये स्वयं ऊष्मा का उत्पादन करता है, तो उसको अतिरिक्त ऊष्मा देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस इन्हीं सब बातों के लिए हम एंथैल्पी चेंजिंग को पढ़ते हैं, एंथैल्पी रिएक्शन को पढ़ते हैं। इससे पता चलता है कौन सी क्रिया इंडोथर्मिक में हो रही है,
कौन सी अपक्रिया एक्जियोथेरेपी में हो रही है। उसके बाद हम लेते हैं स्टैंडर्ड लेते हैं, मतलब एक एटीएम पर, एक बार पर, एक वायुमंडलीय दाब पर, और कह सकते हैं कि एक सामान्य ताप पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या कौन सी घटना घटती है, कैसी एंथैल्पी चेंजिंग होती है। जब हम इसे पढ़ेंगे तो बस करेंगे क्या, एंथैल्पी जो रिएक्शन है उसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी कर देंगे और उसमें मोलर एंथैल्पी को देखा जाएगा। मोलर एंथैल्पी किसे कहते हैं, किसी पदार्थ के एक मोल के बनने में या बिगड़ने में जितनी एंथैल्पी चेंजिंग होती है वो उसकी मोलर एंथैल्पी होती है। मतलब सबके साथ एंथैल्पी का सीधा सा मतलब है, आप थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं तो ऊष्मा ना कह करके उसको आप एंथैल्पी कह दीजिए, क्योंकि एंथैल्पी चेंजिंग मतलब ऊष्मा की जो चेंजिंग होती है, जो भी ऊर्जा ऊष्मा का परिवर्तन होता हो, बस वही एंथैल्पी होता है। यहाँ पर देख रहे हैं इस रिएक्शन को कंप्लीट करने में कुछ एंथैल्पी का बदलाव आया, कुछ एंथैल्पी की कमी या कुछ एंथैल्पी की वृद्धि हुई, वो होती है एंथैल्पी रिएक्शन होती है। दोनों में हमने डेल्टा लगा दिया, डेल्टा का मतलब दोनों के बीच का अंतर हो गया, यानी कि CO2 और C+O2 के बीच का अंतर। बस इसी प्रकार से अब आगे हम देखते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड पर भी चर्चा करेंगे। उसके बाद कुछ ऐसे मतलब कह सकते हैं कि फेज चेंजिंग के रिएक्शन, फॉर्मेशन के रिएक्शन को भी लेंगे, और रिएक्शन को दिखाते कैसे हैं, जो थर्मोकेमिकली वेरीफाइड किए गए रिएक्शन, हम किसी रिएक्शन को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको इसी क्लास में मिलने वाली हैं। चलिए, इस बात को आप समझ गए होंगे एंथैल्पी रिएक्शन क्या होता है। मतलब ये हो सकता है कि दोनों के बीच का अंतर, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के एंथैल्पियों के बीच का अंतर जो होता है वो एंथैल्पी चेंजिंग कहलाता है। चलिए आगे हम दूसरी हेडिंग बनाते हैं। दूसरी हेडिंग होगी आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू की। स्टैंडर्ड वैल्यू की होगी, इसे जानेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी रिएक्शन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी रिएक्शन। यहां देखेंगे हमने एंथैल्पी तो लिखा, एंथैल्पी के साथ साथ हमने एक नया शब्द जोड़ दिया स्टैंडर्ड। इस पर भी ध्यान देने वाली बात है। ये स्टैंडर्ड का मतलब होता है मानक परिस्थिति, और मानक परिस्थिति के लिए हम लिख देते हैं यहाँ पर एक बार। बार का मतलब ये समझिएगा कि ये वायुमंडलीय प्रेशर है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये। और बात कर लें टेम्परेचर की, यहाँ पर टेम्परेचर नियर अबाउट 298 केल्विन का होगा, ये टेम्परेचर होगा और ये जो होगा प्रेशर होगा। इन्हीं दोनों बातों को ध्यान में रखेंगे। अक्सर 27 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेल्सियस को ही मानक ताप माना गया है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे एक बार मतलब एक वायुमंडलीय दाब पर और 298 केल्विन ताप पर किसी अपक्रिया की जो एंथैल्पी चेंजिंग होती है, उसे सामान्य सी परिभाषा है, ये बहुत जटिल परिभाषा नहीं है। हमने कहा क्या कि एक बार यानी कि एक वायुमंडलीय दाब पर और 298 केल्विन ताप पर किसी रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंजिंग होती है उसे ही स्टैंडर्ड एंथैल्पी रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर लिया जाए तो हम कह सकते हैं कि किसी पदार्थ के, जैसे एग्जाम्पल ऐसे ही एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल हम लें तो एक बार एटीएम, एक बार प्रेशर और 298 केल्विन टेम्परेचर पर कोई अमोनिया निर्मित होता है। कोई अमोनिया का मॉलिक्यूल जो होता है वो फॉर्मेट होता है, जिसमें हम x किलो जूल प्रति मोल की ऊष्मा जो है ये इसके साथ निकलती है या आती है। अभी कुछ क्लियर नहीं कर रहे हैं, एक्जियोथर्मिक है कि इंडोथर्मिक है, हम केवल x किलो जूल पर मोल लिख देते हैं। यहाँ पर N2 प्लस ये H2 लिख देते हैं, बैलेंस भी नहीं कर रहे हैं, बैलेंस करेंगे बाद में, केवल एक समझना है हमें कि एक बार प्रेशर और 298 केल्विन टेम्परेचर पर यह घटना होती है और जाकर के अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, जिसमें अंतर जो आता है इन दोनों के बीच का जो डिफरेंट आता है x किलो जूल पर मोल आता है। तो आपको तुरंत वहीं पर समझ जाना चाहिए कि एक स्टैंडर्ड वैल्यू आई हुई है। स्टैंडर्ड वैल्यू का मतलब हो गया स्टैंडर्ड एंथैल्पी रिएक्शन का मान ही आया हुआ है, जिसे आप नोट कर सकते हैं। देख रहे हैं अभी आपने नोट किया था डेल्टा R और H से दिखाया था प्लेन के लिए। जब स्टैंडर्ड की बात आ जाए तो वहाँ पर H माइनस कर दीजिए। उसे H माइनस का मतलब ये मत समझिएगा कि नेगेटिव चार्ज आएगा, कुछ विशेष हुआ, नहीं, ये विशेष नहीं है, ये केवल एक प्रतीक है, एक चिन्ह है
जो बताता है कि ये स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी में चल रहा है। ये अगर आप ये नेगेटिव नहीं लगाएंगे या इस साइन का प्रयोग, साइन मान लीजिए, नेगेटिव ना बोल करके एक साइन मान लीजिए, चिन्ह है ये इसका प्रयोग आप नहीं करते हैं तो प्लेन मान लिया जाएगा, स्टैंडर्ड नहीं माना जाएगा। अभी हम थर्मोकेमिकल रिएक्शन बताने वाले हैं जिसमें आपको एक एक पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना होगा कि अगर कहीं आप किसी भी यौगिक का, किसी भी एलिमेंट का आप फेज नहीं लिखते हैं तो भी रिएक्शन को डिनाई कर दिया जाता है, रिएक्शन उस थर्मोकेमिकल रिएक्शन नहीं माना जा सकता है। ये हो गया। उसके बाद यहाँ ये भी बहुत अच्छा रोल लेगा कि किस अवस्था में आपने रखा है, मानक की अवस्था में रखा है या एक सामान्य की अवस्था में रखा हुआ है। इसलिए प्रतीकों का भी हमें बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। इसलिए ध्यान में रखिए प्रतीकों को भी और साथ साथ उसके स्टेट को भी, किस फेज में है ये भी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि थर्मोकेमिकल में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ये यहाँ से ही सब कुछ बातें आगे चल कर क्लियर होंगी। तो चलिए ये भी आप जान गए होंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी रिएक्शन क्या होता है। बाकी फार्मूला वही होगा, बस थोड़ा सा अंतर क्या करेंगे, आप उसमें जहाँ पर एंथैल्पी चेंजिंग आती है वहाँ पर इस साइन का प्रयोग कर लेंगे तो ये मालूम चल जाएगा कि जो भी काम हो रहा हो एक बार पर और 298 केल्विन टेम्परेचर पर हो रहा है। चलिए अब देखते हैं कुछ ऐसे इसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शन आते हैं किन किन दशाओं में ये एंथैल्पी चेंजिंग होती है। वैसे ये भी जानिएगा अक्सर अब क्रियाओं में स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजिंग ही ली जाती है, वो प्लेन का काम कम चलता है। आप स्टैंडर्ड पर ही रहेंगे, मानक परिस्थितियों में ही हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है ये। जैसे फॉर्मेशन भी होता है और फेज चेंजिंग भी होती है। जैसे फॉर्मेशन फेज चेंजिंग की बात करें तो हम कह सकते हैं एंथैल्पी चेंजिंग ड्यूरिंग फेज ट्रांसफर। चलिए ऐसा करिए, एंथैल्पी चेंजिंग ड्यूरिंग फेज ट्रांसफर मतलब किसी की प्रावस्था ही अगर बदल जाए, जैसे कोई सॉलिड स्टेट में हो वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाए, कोई लिक्विड स्टेट में हो सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाए, कोई लिक्विड स्टेट में हो वो गैस स्टेट में चेंज हो जाए, तो मतलब अपनी प्रावस्था को एक से दूसरे में कन्वर्ट करता हो। निश्चित है जब कोई भी मॉलिक्यूल अपनी प्रावस्था को दूसरी प्रावस्था में चेंज करेगा तो ज़रूर ये सिस्टम से या सराउंडिंग से दोनों के बीच में कुछ रिलेशंस होगा। जैसे ये होता था, हमने बताया था आपको, बातें फिर ले चलते हैं आपको सिस्टम सराउंडिंग की ओर। कोई सिस्टम है ये अगर सराउंडिंग से कुछ लेता है तो हो सकता है ये कोई कार्य करे। यदि Q ऊष्मा लेता है तो ये W जूल कार्य करे, या इसके ऊपर W जूल कार्य किया जाए तो ये Q ऊष्मा का जो है उत्पादन करे, ऐसा हो सकता है। ऐसे जब कोई फेज चेंजिंग होती है, कोई पदार्थ लिक्विड से सॉलिड में जाता है तो ज़रूर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कुछ इंटरनल क्रियाएं होती हैं, और इंटरनल क्रियाओं के होने से उसमें ऊष्माओं का अंतर आता है, और जब ऊष्माओं का अंतर आएगा तो हम मानेंगे कि उसमें एंथैल्पी चेंजिंग हो रही है। यानी शुरुआत में वो रिएक्टेंट है, बाद में जब प्रोडक्ट में चेंज हुआ, भले ही फार्मूला वही रहा, लिक्विड से वो सॉलिड में ही चेंज हुआ। जैसे पानी की बात करें तो पानी का फार्मूला H2O वो लिक्विड में भी हो सकता है, सॉलिड में भी हो सकता है, और अगर वो वेपर अवस्था में है यानी गैस अवस्था में है तो भी H2O ही रहेगा। लेकिन देख रहे 3 फेज पाएंगे इसके, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और तीनों फेज को अगर देखा जाए, अंतर करके देखा जाए तो सबका एंथैल्पी वैल्यूज अलग अलग होता है। किसी में इंडोथर्मिक, किसी में एक्जोथर्मिक। आप इसको भी ध्यान में रखेंगे, हमने शुरू में बताया कि जो एंथैल्पी चेंजिंग आप देख रहे हैं ये इंडोथर्मिक और एक्जोथर्मिक रिएक्शन को कैसे क्लियर करने के लिए दिया जाता है। ये जैसे अब इसी में देख रहे हैं एंथैल्पी चेंजिंग हो रही है ड्यूरिंग फेज ट्रांसफर, जब किसी की प्रावस्था ही बदल जाए, किसी दूसरे प्रावस्था में जाता हो, तो ऐसे दशा में हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे H2O ये सॉलिड स्टेट में है और ये अपनी प्रावस्था को चेंज करता है। H2O ये चेंज करता है सॉलिड से कह सकते हैं ये चेंज करने वाला है
लिक्विड में, और जब ये लिक्विड में चेंज करता है तो जो इसका स्टैंडर्ड कह सकते हैं फ्यूजन आ रहा है, ये स्टैंडर्ड जो बदलाव इसमें आ रहा है फेज ट्रांसफ़र करने पर डेल्टा आर, और यहाँ पर एच, यहाँ पर हमने एक मानक प्रावस्था के लिए इस साइन दिखा दिया, यहाँ पर दिया 6, देखिए आपको जानना पड़ेगा 6J पर मोल, यहाँ पर ध्यान दीजिए प्लस लगा देते हैं, प्लस लगाने से एंडोथर्मिक रिएक्शन की बातों को बता देता है ये। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सॉलिड स्टेट से चेंज हो रहा है लिक्विड में, इस बात को ख्याल करिएगा। यहाँ पर हमने सॉलिड लिखा है और यहाँ पर लिक्विड लिखा है, दोनों का फार्मूला एक ही जैसा है और दोनों वास्तव में है ही पानी, बस अंतर क्या है, ये बर्फ रहा होगा और ये द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो गया। तो देखिए अवस्थाएं बदली हैं, सॉलिड से लिक्विड हो गया है और सॉलिड से लिक्विड होकर के ये देख रहे हैं 6 किलो जूल पर मोल का ये अंतर भी दे रहा है। डेल्टा हमने लिख दिया डेल्टा आर एच, मतलब रिएक्शन ऑफ एंथैल्पी, यानी एंथैल्पी चेंजिंग हो रही है। लेकिन स्टैंडर्ड यहाँ पर हमने लिखा है, चिन्ह लगा दिया स्टैंडर्ड का, तो आप तत्काल जानेंगे कि 1 बार पर हुआ होगा ये और 298 केल्विन टेम्परेचर पर हुआ होगा। ये मानक परिस्थितियों की बात है, ये मानक परिस्थितियों में सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ है तो उसमें डेल्टा एच का जो वैल्यू आया है वो +6 किलो जूल आया हुआ है, मतलब ये एक इंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये यहाँ पर जानेंगे यह एक कैसा है, इंडोथर्मिक रिएक्शन की बात कर रहा है ये। इस प्रकार से फेज चेंजिंग में भी यहाँ पर कुछ अंतर आता है जिसको आप कहेंगे फेज चेंजिंग एंथैल्पी कह सकते हैं। इसी प्रकार से फॉर्मेशन में भी आता है, जैसे यहाँ पर हम एंथैल्पी चेंजिंग जो कर रहे हैं ड्यूरिंग फेज लिखे हैं, वहाँ पर ड्यूरिंग फॉर्मेशन कर सकते हैं। मॉलिक्यूल का जब फॉर्मेशन होता है, किसी नए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया, अमोनिया का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन यदि 1 मोल का फॉर्मेशन होता है, किसी पदार्थ के 1 मोल का निर्माण होता है, उसको हम मोलर फॉर्मेशन बोलेंगे, क्योंकि हमेशा एक यूनिट की बात करेंगे, और जब यूनिट की बात करेंगे तो कंफर्म हो जाएगा जा करके इसमें कितना चेंजिंग आता है। चलिए अगला रिएक्शन लेते हैं, अगली हेडिंग बना करके लेते हैं। जैसे H2O एक है, दूसरा वाला एग्जाम्पल लें, H2O है, ये लिक्विड फॉर्म में है और ये चेंज होता है H2O गैस फॉर्म में, यानी कि लिक्विड से अब ये गैस फॉर्म में जा रहा है, यानी कि इसका वाष्पन हो रहा है। और वाष्पन के दौरान जो डेल्टा आर एच और ये मानक परिस्थितियों में जो भी परिवर्तन इसका आ रहा है वो है 40 किलो जूल पर मोल, दिखाई दे रहा है आपको, 40 किलो जूल पर मोल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हुआ क्या, ये वास्तव में देखिए फेज इसका क्या हो रहा है, वेपर हो रहा है। आप चाहें तो डेल्टा आर के साथ VAP भी लिख दें, VAP का मतलब होता है वेपराइजेशन हो रहा है, लिक्विड से ये गैस में जा रहा है और लिक्विड से गैस में जाने के दौरान जो एंथैल्पी चेंजिंग आई है वो 40 किलो जूल आई हुई। अब 40 किलो जूल क्या है, 40 किलो जूल इसका वेपराइजेशन है, वेपराइजेशन वैल्यू है। कैसा वेपराइजेशन है, क्योंकि H2O पहले लिक्विड अवस्था में था, लिक्विड से जब वो गैस अवस्था में जा रहा था उस दौरान दोनों के बीच का जो अंतर आया ऊष्मा का वो आया है 40 किलो जूल पर मोल, यानी 1 मोल, यानी कि 1 मोल, यहाँ पर देख रहे हैं 1 ही मोल है, ये 1 ही मोल है। तो 1 ही मोल H2O को, लिक्विड H2O को गैसीय H2O में चेंज होने के लिए, यानी फेज के ट्रांसफ़र के लिए 40 किलो जूल पर मोल की ऊष्मा का कैसे दिया, प्लस दिया गया, मतलब इंडोथर्मिक आवश्यकता होती है, इंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये ऊष्माशोषी अपक्रिया है। तो इस प्रकार से ये फेज चेंजिंग की बात हो गई। अब अगर हम बात करें आगे बात कर सकते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन की। ये भी वैसे ही है जैसे आप इसको देख रहे हैं, यहाँ हम लिख देते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन। देखिए यहाँ भी आपको कुछ बहुत ध्यान देने होती है, फॉर्मेशन लिख दिया गया ना, ये फॉर्मेशन का मतलब हो गया निर्मित करना,
किसी पदार्थ के 1 मोल के बनाने में, हमने हिंदी में परिभाषा अगर दें, किसी पदार्थ के 1 मोल को बनाने में जितनी एंथैल्पी चेंजिंग आए वही उसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन कहलाती है। मतलब कोई भी पदार्थ हो जिसका 1 मोल आपको बनाना हो, 1 ही मोल पदार्थ बनाना हो, तो जितना उसमें एंथैल्पी चेंजिंग होती है वास्तव में वही उसकी एंथैल्पी फॉर्मेशन कहलाती है। और यदि वो स्टैंडर्ड की परिस्थितियों में होता है तो आप उसके साथ स्टैंडर्ड जोड़ देंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल है ये H2, यहाँ पर देख रहे हैं H2 प्लस हाफ O2, ये बनेगा जा करके H2O। यहाँ ध्यान दीजिएगा ये लिक्विड हो गया, ये गैस फेज में है, ये गैस फेज में है, और इसके लिए जो डेल्टा आर एच, देखिए ऐसा कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर फॉर्मेशन आया है तो डेल्टा एफ ओ आर लिख देंगे, ज़्यादा सही रहेगा। डेल्टा फॉर्मेशन हो गया और एच के पास यहाँ पर साइन को दिखा देंगे कि मतलब हो गया ये कि फॉर्मेशन एनर्जी है, फॉर्मेशन एंथैल्पी है, उसके लिए जो वैल्यू दिया गया है वो है -285 किलो जूल पर मोल, यहाँ पर ये दिया गया है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यही हो गया कि ये जो 1 मोल आप देख रहे हैं H2O का 1 मोल निर्मित हुआ है इसके द्वारा, H2 के द्वारा और O2 के द्वारा। इतना मोल निर्मित होने में इतनी ऊष्मा इसके साथ देख रहे हैं निकल रही है 285 किलो जूल पर मोल, यानी कि 1 मोल के बनने में इतनी ऊष्मा निकल रही है। ये माइनस चिन्ह यह इंडिकेट करता है कि ये इंडोथर्मिक नहीं बल्कि ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। ये कैसा रिएक्शन है? एक्जोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि इतनी ऊष्मा इसके निर्मित होने में निकलती है। इसी को आप बोल सकते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन, यानी इसके निर्माण में -285 यानी 285 किलो जूल ऊष्मा का उत्पादन होता है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन में आता है। एक रिएक्शन ये हो गया, एक रिएक्शन और करेंगे इसे समझने के लिए अच्छे से। एक रिएक्शन है जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड पर आप CO2 की क्रिया कराएंगे। जब क्रिया कराएंगे तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और उसके लिए डेल्टा फॉर्मेशन कर सकते हैं, डेल्टा फॉर्मेशन, और यहाँ पर H कर दें, यहाँ पर साइन प्रयोग कर देंगे और इसके लिए जो आया है वो है -173 किलो जूल पर मोल। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये सॉलिड स्टेट में है, ये गैस स्टेट में है और ये सॉलिड स्टेट में है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल यहाँ पर देख रहे हैं एक ही है, 1 मोल बनने के लिए 173 किलो जूल की ऊष्मा उत्पादित होती है। तो ये जो 173 ये ऊष्मा निकली हुई है जो कि एक्जोथर्मिक रिएक्शन की कैटेगरी में आएगी, तो कह सकते हैं ये भी इसका क्या है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन है। बस इतना ही आपको ऐसे ही पढ़ना, ऐसे ही समझना है कि एंथैल्पी का मतलब ऊष्मा और एंथैल्पी चेंजिंग का मतलब हो गया कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदलने के लिए ऊष्माओं का अंतर कितना आया है। और स्टैंडर्ड को समझने के लिए एक बार प्रेशर होगा और उसमें 298 केल्विन का टेम्परेचर होगा, यानी कि मानक परिस्थितियों में, मानक ताप दाब की परिस्थितियों में जब कोई रिएक्शन संपन्न होता है, उसके किसी 1 मोल का फॉर्मेशन होता है तो कितनी एंथैल्पी चेंजिंग होती है, वही उसकी चाहे फेज चेंजिंग कह लीजिए, अगर फेज चेंजिंग हो रही है या फॉर्मेशन हो रही है या फ्यूजन हो रहा है या वेपराइजेशन हो रहा है, जो भी प्रक्रियाएं हो रही हो, आप उसी एंथैल्पी के साथ उसको जोड़ देंगे। बस इस प्रकार की टॉपिक इसी प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, अब आगे आप जब पढ़ेंगे थर्मोकेमिकल रिएक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बिंदु है, इसको भी बताते चलें क्योंकि ये जब थर्मोकेमिस्ट्री आप पढ़ेंगे उसमें इसका बड़ा रोल है। वैसे थर्मोकेमिकल रिएक्शन जितना देखे हैं ये सब थर्मोकेमिकल रिएक्शन ही था, लेकिन हम फिर से एक बार बता दें कि थर्मोकेमिकल रिएक्शन होता क्या है। किन किन बातों का हमें ध्यान देना पड़ेगा। थर्मोकेमिकल
रिएक्शन। देखिए वैसे रिएक्शन बहुत होते हैं, लेकिन थर्मोकेमिकल रिएक्शन होता है वास्तव में एक स्टैंडर्ड रिएक्शन यही है। अगर थर्मोकेमिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो कोई रिएक्शन थर्मोकेमिकल रिएक्शन जो होता है वही ओरिजिनल रिएक्शन होता है। हमारे कहने का मतलब केवल इतना है कि जैसे आपको कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित करने के लिए कहा जाए तो आप लिखेंगे C+O2 गिव्स आउट CO2, लेकिन अगर थर्मोडायनेमिकली देखा जाए तो ये रिएक्शन गलत है। सही क्या है कि जब तक आप उसके फेज को नहीं दिखाएंगे। फेज का मतलब हो गया कि कार्बन किस फेज में है, ऑक्सीजन किस फेज में है और बना हुआ कार्बन डाइऑक्साइड किस फेज में है। आप फेज दिखाएंगे, सबसे पहली बात फेज दिखाएंगे। फेज दिखाने के बाद उसमें कितनी एंथैल्पी चेंजिंग आई हुई है उसको भी दिखाएंगे, और क्या परिस्थितियां मानक की हैं कि यह एक सिंपल परिस्थिति है, कोई मानक नहीं दिया गया है। तो कहने का केवल मतलब इतना है कि रिएक्शन कंप्लीट तभी माना जाएगा कि जब उस पर आप हर परिस्थिति को लागू करते हुए रिप्रेजेंट करेंगे। वो कौन कौन सा होगा? पहला तो होगा उसका फेज या स्टेट कह सकते हैं, किस स्टेट में है, क्या वो जो है स्टैंडर्ड में है, स्टैंडर्ड में है या नहीं है, इसको भी दिखाएंगे। तब जाकर के वो थर्मोकेमिकल रिएक्शन जाकर के तैयार होगा। एक एग्जाम्पल देते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शन का, जिसमें आपको पता चलेगा कि वास्तव में हाँ यही थर्मोकेमिकल रिएक्शन होता, इक्वेशन होता है। जैसे ये दिया जाए एक रिएक्शन, यहाँ पर C2H5OH दिया गया है। अब इसका जो फॉर्म है वो लिक्विड दिया गया है, +3O2 ये गैस स्टेज में दिया गया है। ये गिव्स आउट करेंगे 2CO2 प्लस गैस अवस्था में है प्लस 3H2O ये लिक्विड स्टेट में है, और उसके लिए ΔRH मानक परिस्थिति दे दी गई है। ये है बराबर -1367 किलोजूल प्रति मोल। देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें, ये लिक्विड स्टेट दे दिया गया, ये इसका गैसेस स्टेट दे दिया गया, ये इसका गैसेस स्टेट दे दिया गया, ये इसका लिक्विड स्टेट दे दिया गया, और इसके फॉर्मेशन में CO2 के और H2O के फॉर्मेशन में जितना एंथैल्पी चेंजिंग हुआ है उसको भी दे दिया गया, और यहाँ पर इसकी मानक परिस्थिति भी तय कर दी गई। हर चीज़ें यहाँ पर तय हैं। अगर इस प्रकार से कहीं रिएक्शन दिखाई देता है तब ये मानिएगा कि वास्तव में इसी रिएक्शन को हम थर्मोकेमिकल रिएक्शन कहेंगे। देखिए थर्मोकेमिकल रिएक्शन के लिए कंडीशन क्या होता है कि पहली बात कि जो इसका स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट हो वो बैलेंस होना चाहिए। मतलब पहला है कि स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट बैलेंस थर्मोकेमिकल इक्वेशन होना चाहिए। केमिकल इक्वेशन में जो ये अंक दिए गए हों, ये बैलेंस करने में जो सहायक होते हों, उनको सही सही दिया गया हो। ये ऐसा ना दिया गया हो कि बैलेंस ही ना करता हो, यानी बैलेंस करने के लिए ये लगा सकते हैं। जो ये अंक दिए गए हैं इनको आप लगा सकते हैं, इसको छोड़ नहीं सकते हैं कि ऐसे कर दें कि C2H5OH और O2 करके ऑक्सीजन से क्रिया कराए हैं ये फला पदार्थ बनेगा। 3 नहीं लिखे तो बैलेंस नहीं है, और जब अभिक्रिया बैलेंस नहीं होगी तो थर्मोकेमिकल रिएक्शन का पहला दोष भी हो जाएगा, इसलिए हम उसको बैलेंस करके ही रखेंगे। दूसरी इसकी महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर हमेशा आप ये वैल्यू जरूर लिखेंगे, रिएक्शन एंथैल्पी की जो वैल्यू आती है इसे जरूर लिखेंगे। देख रहे हैं इस रिएक्शन में हमने इसे लिखा है। तो दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो जानना जरूरी है। पहला, आप पदार्थ का स्टेट लिखेंगे या फेज लिखेंगे। दूसरा, जो चेंजिंग हो रही है, चाहे स्टैंडर्ड चेंजिंग हो रही है और चाहे ये नॉर्मल चेंजिंग हो रही है एंथैल्पी की, उसे भी आप नोट करेंगे, तब जाकर के ये थर्मोकेमिकल रिएक्शन तैयार होता है। तो इस प्रकार से बस आज इतना ही आपके लिए पर्याप्त है। मैं समझता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और प्रयास भी करेंगे इसको बार बार देखने का। वीडियो को आप स्किप मत करिएगा, शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और रही बात अब थर्मोकेमिकल
केमिस्ट्री पढ़ाने की, उसे हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास बस यहीं पर क्लोज किया जाएगा, और इस वादे के साथ कि जब अब आगे हम थर्मोकेमिकल रिएक्शन को लेकर के मिलेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको जुड़ी हुई मिलेंगी। उससे आप ज़रूर तैयार रखेंगे। थर्मोकेमिकल रिएक्शन क्या होता हमने लिखवा ही दिया। अब इसी से शुरुआत करेंगे आगे, जिसमें हेस का रूल आएगा। तमाम ऐसे रिएक्शन हैं जहाँ पर हमें एंथैल्पीज की वैल्यू निकालनी होगी, चाहे फार्मेशन के रूप में हो, चाहे सब्लिमेशन के रूप में हो, चाहे वेपराइजेशन के रूप में हो। ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, ये जिसको हम हेस के नियमानुसार निकालेंगे। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम भी उस पर अप्लाई करेंगे। तो बस आज की क्लास को यहीं पर क्लोज करेंगे। आप देखते रहिए वीडियो को, खूब स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और खूब मस्ती के साथ पढ़ते रहिए। और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, ताकि और लोगों के पास भी ये सूचनाएं, ये जानकारी उनके पास तक पहुँचती रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।